नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टीयर 3 और टीयर 4 के लिए भूगोल का 27वां क्लास है और हम देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज। और यह कक्षा 11 के भूगोल का अध्याय 6 है, जो कि प्राकृतिक संकट तथा आपदाओं पर आधारित प्रश्न है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य असेंबली में आपदा प्रबंधन का मुद्दा उठाया गया तथा इसे कब जापान के एक याकोहामा नगर में औपचारिकता प्रदान की गई। ऑप्शन है आपका मई 1994 में, या जून 1994 में, या जुलाई 1994 में। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका मई 1994 में। और यह याकोहामा शहर में इसको औपचारिक मान्यता दिया गया, इसीलिए इसे याकोहामा रणनीति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि याकोहामा रणनीति का संबंध किससे है, तो आपदा प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य तौर पर प्राकृतिक आपदाओं को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3, 4, 5, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य तौर पर प्राकृतिक आपदाओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि जीपीएस का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, अक्सर करके चर्चा में रहता है। तो जीपीएस का पूरा नाम आता है आपका आंसर ए, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी कब आया था। 24 दिसंबर 2004 को, 25 दिसंबर 2004 को, या 26 दिसंबर 2004 को। डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी ने पता है कि सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है समुद्र से आती लहरें। और यह भारत के पूर्वी तट में सबसे अधिक, उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक तबाही मचाया था। और सुनामी कब आया था, तो 26 दिसंबर साल 2004 को। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि यह कम दाब वाला उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि यह आमतौर पर 50 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है 12 से 14 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये सही है कि यह लगभग 50 से 100 किलोमीटर के बीच में फैला होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 12 से 14 किलोमीटर की हो सकती है। ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की तरह होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होता है। तो यह भी आपका सत्य है, क्योंकि चक्रवात को ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होता है, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा से। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, और पांचवा कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ई, कि डी की आपका उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसूनी मौसम के दौरान भारत में चक्रवात जो होता है किन अक्षांशों के बीच उत्पन्न होता है। तो मानसूनी मौसम का मतलब कि जब मानसून का आगमन होता है और निर्गमन होता है, ठीक है। तो इस दौरान, ठीक है, मानसून के आगमन के बाद जब सितंबर अक्टूबर में जब मानसून का निर्गमन होता है, वापस जाता है, उस दौरान, ठीक है, भारत में जो चक्रवात उत्पन्न होता है किन अक्षांशों के बीच होता है। तो भारत उत्तरी अक्षांश में है। तो यहाँ पे होता है कि 10 डिग्री, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार से 8 डिग्री जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर अंडमान से निकोबार को जो अलग अक्षांश रेखा करती है वो है आपका 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य में, ठीक है, आपका क्या होता है कि चक्रवातों का उत्पन्न होता है भारत में। और यही आपके चक्रवात क्या होते हैं कि पूर्व की ओर बहते हुए, ठीक है, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र या भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को अच्छा खासा प्रभावित करते हैं, जिससे जान माल का भी नुकसान होता है। और इन्हें मैंने बताया कि ऊष्मा कहाँ से मिलती है, तो समुद्र की सतह से संघनन की गुप्त ऊष्मा से इन्हें जलवाष्प प्राप्त होता है। और जैसे जैसे यह समुद्र की सतह से दूर जाते हैं, वैसे वैसे चक्रवात क्या होता है, धीमा होता जाता है। तो यहाँ पूछा है कि मानसूनी मौसम के दौरान
भारत में चक्रवात किन अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं? तो सही आंसर होता है आपका ए, 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मुख्यतः, यहाँ पे मुख्यतः है, किन महीनों में बनते हैं? ऑप्शन है सितंबर से अक्टूबर में, अक्टूबर से नवंबर में, नवंबर से दिसंबर में, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका होता है कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनते हैं वह मुख्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बनते हैं, जब हमारे यहाँ से मानसून का निर्गमन होता है उस दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चक्रवात किस सागर में बनता है, तो अगर बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में ना हो तो आप ऑप्शन में अगर अंडमान सागर हो, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी ना हो तो अंडमान सागर को आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तूफान महोर्मी किसे कहा जाता है? पहला कह रहा है कि तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है। इसे ही तूफान महोर्मी कहा जाता है, या चक्रवात के समाप्त होने को तूफान महोर्मी कहते हैं, या बाढ़ के आने को तूफान महोर्मी कहते हैं। चौथा कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे होता है कि तूफान महोर्मी किसे कहता है? तो जब चक्रवात के कारण, ठीक है, समुद्र का तल असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है उसे तूफान महोर्मी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश के कितने करोड़ भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश के लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घोषित किया है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि सूखा के बारे में निम्नलिखित कथन के बारे में है, मतलब कि सूखा के बारे में निम्नलिखित कथन किसके बारे में? पहला कह रहा है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी कि वर्षा नहीं होती है, और इसका सामूहिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। इसे क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि संबंधी सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे होता है कि जब एक लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी कि वर्षा लगभग ना के बराबर होती है, और इसका सामूहिक और स्थानिक वितरण असंतुलित होता है, इसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन किसके बारे में है? इसमें कह रहा है कि इस भूमि आर्द्रता, इसमें क्या होता है कि भूमि की आर्द्रता, मतलब आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, इसे भूमि की आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक फसलें बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कृषि सूखा के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन किसके बारे में है? यह कह रहा है कि यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जल से जलभूत और झील इत्यादि का स्तर वृष्टि के जाने के बाद जल आपूर्ति के बाद भी क्या होता है? नीचे होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जब वर्षा का मौसम आता है उसके बाद भी जल का स्तर, ठीक है, नीचे ही गिरा रहता है, ऊपर नहीं बढ़ता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसे जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन के बारे में, मतलब कि बताइए किसके बारे में है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकृति पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी होने लगती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो जब जल की कमी से पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त होता है इसे पारिस्थितिकी सूखा के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सूखा है और कितनी प्रतिशत जनसंख्या उससे प्रभावित है? तो एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने बताया कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 12% जो भाग है वह सूखा है, और इससे 19% भाग क्या है? सूखा है, और 12% जनसंख्या क्या है? इससे प्रभावित है। 12% जनसंख्या इससे प्रभावित है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है त्रिअकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है जिसे अकाल कहा जाता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। तो यह भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि जल आपूर्ति की कमी को जल अकाल कहा जाता है। तो यह भी सही है। और इन तीनों को मिला कर क्या कहा जाता है?
त्रिआकाल कहा जाता है? त्रिआकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे चौथा कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों को मिलाकर त्रिआकाल कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका डी कि उपरोक्त में से एक से अधिक कथन जो है त्रिआकाल के बारे में सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बाढ़ किस राज्य में आता है तो बिहार में। और प्राकृतिक आपदा अगर आपसे पूछ दे, प्राकृतिक आपदा किस राज्य में आता है सबसे अधिक, तो ओडिशा में। सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा ओडिशा में, और सबसे अधिक जो बाढ़ आता है वह बिहार राज्य में आता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो उत्तरांचल के मतलब कि यानी कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मालपा भूस्खलन वाली आपदा आपकी घटित हुई थी। तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आता है? तो आप सभी ने पता है कि भारत में जो वर्षा होती है दो मानसून से होती है, एक आपका उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, और एक दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक चक्रवात से जो आपका है कि पश्चिमी विक्षोभ। तो यह भारत के उत्तरी राज्यों में वर्षा करता है। और आपने ये बेसिक तौर पर जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, यह सर्दी के समय में वर्षा करता है, और इस समय पूरे उत्तर भारत में गेहूं की फसल होती है, और इस दौरान हमने बेसिक तौर पे देखा है कि बाढ़ नहीं आता है। और उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है यह भी आपका सर्दी की ऋतु में वर्षा करता है, और यह केवल भारत के एक राज्य में वर्षा करता है, वह है आपका तमिलनाडु, ठीक है। और यह तमिलनाडु में अच्छी खासी वर्षा करता है, जिसके कारण यहाँ पर शीत ऋतु में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से भारत में जो बाढ़ आता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, और यह ग्रीष्मकाल का क्या होता है, मानसून होता है। तो सामान्य रूप से भारत के सभी राज्यों में ग्रीष्मकाल में बाढ़ आता है, लेकिन वर्षा के कारण जो शीत ऋतु में बाढ़ आता है, ठीक है, वह उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु राज्य में आता है। तो आपका सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो आपने पता है कि माजुली एक मतलब कि नदी द्वीप भी है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, और यह विश्व का एकमात्र नदी द्वीपी जिला है, और यह जो स्थित है यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं? तो आपने अक्सर करके हिमालयन क्षेत्रों में देखा होगा, ठीक है, कि बर्फानी तूफान आते हैं, और बर्फानी तूफान जो है वह वायुमंडलीय प्रकार की आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होता है आपका है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला वायुमंडलीय, दूसरा होता है जलीय, तीसरा होता है भौमिकी, और चौथा होता है जीवमंडलीय। तो ये 4 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, वायुमंडलीय, जलीय, भौमिकी और जीवमंडलीय। और बर्फानी तूफान जो है वह वायुमंडलीय नाम की एक प्राकृतिक आपदा है। अगला है आपका कि याकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से, या शरणार्थियों की समस्या को दूर करने के लिए, या आपदा प्रबंधन से, या वैश्विक भूखमरी को दूर करने के लिए? तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही कराया था आपको कि सबसे पहले आपका 1989 में संयुक्त राष्ट्र मतलब 1989 में यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित चीज़ों पर एक अहम फैसला लिया, और इस रणनीति को मई 1994 में एक्सेप्ट किया गया। और कहाँ पर? जापान का एक शहर है याकोहामा, और इसे याकोहामा में इसे एक्सेप्ट किया गया था मई 1994 में, इसलिए इसे याकोहामा रणनीति के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध किससे है? तो आपदा प्रबंधन से है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला है आपका बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो जैसा कि मैंने बताया कि बर्फानी तूफान जो है एक प्रकार की वायुमंडलीय आपदा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से क्षेत्र अति अधिक क्षति जोखिम भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? तो आपको मैंने बताया, मतलब कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत को पहले कुल 5 भूकंप के सेक्टरों में बांटा गया था, ठीक है। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 और सेक्टर 5। यहाँ पे जो था आपका
कि जो सेक्टर 1 था, ठीक है, यहाँ पर लगभग ना के बराबर भूकंप आता था, सेक्टर 2 में उससे अधिक, सेक्टर 3 में उससे अधिक, सेक्टर 4 में सब उससे अधिक, और सबसे अधिक भूकंप की जो चीज़ों को तीव्रताओं को महसूस किया जाता था सेक्टर 5 के अंतर्गत महसूस किया जाता था। कुछ समय पहले यहाँ पे ये चीज़ देखा गया कि भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर भूकंप के झटकों को अनुभव न किया गया हो, इसलिए ठीक है सेक्टर 1 को सेक्टर 2 में मर्ज कर दिया गया। तो वर्तमान समय में भारत में भूकंप के कुल जोनों की संख्या हो जाती है 4, और इसमें सबसे अधिक जो भूकंप की तीव्रता देखी जाती है सेक्टर 5 में। और सेक्टर 5 कौन सा है, तो जो हिमालयन क्षेत्र है और साथ ही साथ आपका गुजरात का कच्छ, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र और गुजरात के कच्छ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में भूकंप के झटके देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हिमालयन क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी आता है, पश्चिमी हिमालय भी आता है, कश्मीर घाटी भी आता है और गुजरात का कच्छ भी आता है। तो ये सारे के सारे जो आते हैं आपके सेक्टर 5 के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में भूकंप की तीव्रता देखी जाती है। तो सही आंसर होता है डी, कि ये सभी के सभी जो दिए गए हैं ऑप्शन वह आपके अधिक क्षतीय जोखिम भूकंपीय क्षेत्र में यानी कि सेक्टर 5 में आते हैं। आगे है कि हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। पहला है भूस्खलन, दूसरा कह रहा है कि भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरह लगातार खिसकना, तीसरा कह रहा है ज्वालामुखी विस्फोटन, और चौथा कह रहा है खनन प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर हिमालयन क्षेत्र में जो मतलब कि भूकंप आने का मुख्य कारण ये है कि आपको पता है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर जो है इंडियन प्लेट है, और जहाँ पर हिमालय वहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को क्या कर रहा है, ठीक है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर लगातार घसक रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ठीक है भूकंपीय झटकों का अनुभव होता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला एक सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि महासागरीय धरातल में भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण सुनामी उत्पन्न होता है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि सुनामी समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में सुनामी तरंगें महसूस नहीं होती है। तो यह भी सत्य है, क्योंकि सुनामी जो होता है वह समुद्र के मतलब कि सतह पर महसूस होता है, नीचे बिल्कुल क्या होता है, शांत होता है। और तीसरा कह रहा है कि उथले समुद्र में सुनामी तरंगों की लंबाई अधिक व ऊंचाई कम होती है। तो यह गलत है, क्योंकि उथले समुद्री तलों में जो होती है वह सुनामी तरंगों की लंबाई कम होती है और ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो सही कौन सा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है कि केवल 1 और 2 आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण वाला। तो कथन कह रहा है आपका कि भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो आपका ये आपका बिल्कुल सही है कि जो भी आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में उत्पन्न होते हैं, न कि इसके आसपास। जैसे मैंने बताया कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम तो होता है, लेकिन इसके कारण ये नहीं है कि यहाँ पर जो होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इसके ना उत्पन्न होने का कारण यह है कि यहाँ पर कोरिलिसिस बल, कोरिलिसिस जो बल है उसका मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जिसके कारण जो है कारण आपका सही नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दाब वाले उग्र मौसम तंत्र हैं। तो बिल्कुल सही है, जितना कम दाब रहेगा उतना खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होगा। दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि यह 30 डिग्री उत्तर से लेकर ठीक है और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, मतलब कि 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य होता है, न कि 60 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को समुद्री सतह पर जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया द्वारा छोड़ी गई गुप्त उष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैंने आपको बताया कि चक्रवात को उष्मा कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो समुद्र से आता है, जो वाष्पन होती है उसके गुप्त उष्मा से, ठीक है, चक्रवात को उष्मा प्राप्त होता है। और जैसे जैसे यह समुद्र तल से जितनी दूरी पर जाते हैं चक्रवात क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो तीसरा वाला भी सही है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत है मैंने आपको बताया। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बाढ़ आने से उत्पन्न होती है। तो खसरा जो होता है यह गंदगी से होता है,
हैजा, आंत्रशोथ और हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे आपके बाढ़ आने से, ठीक है, बाढ़ आने से ये सारे के सारी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो सकता है 2, 3 और 4 जो होते हैं, ये सारी की सारी बीमारियां जो होती हैं वह बाढ़ आने से हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यह कक्षा 11 का 6वां अध्याय रहा। 7वां अध्याय जो है वह मृदा है या मिट्टी है, इससे संबंधित क्वेश्चन को लेकर आएंगे। उसके बाद कक्षा 11 का एनसीईआरटी का समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे कक्षा 12 पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।